अवनीश सुबह समय पर उठा नहीं तो सीमा को चिंता हुई। उसने अवनीश को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। सीमा घबरा उठी। अवनीश को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। सीमा ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से अवनीश को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। सीमा और अवनीश की शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास-ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में सीमा की जेठानी की मौत हो गई तो सास-ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल्स पर दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना से जूझने वालों की हालत देखकर वह वैसे भी परेशान थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं, मरीजों को अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब उनका क्या होगा, यह सोचकर ही वह कांप उठी। जल्दी से उसने माँ को फोन लगाया। माँ, अवनीश को सुबह से बहुत तेज बुखार है, क्या करूं? माँ बोली, बेटा, यह समय ही बुरा चल रहा है। राजन भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। तू ऐसा कर, जल्दी से डॉक्टर को बुला और दवाएं शुरू कर। हाँ माँ, वह तो करना ही होगा। मेरी सास की भी तबीयत भी सही नहीं चल रही है, वरना जेठजी को ही बुला लेती। घबरा नहीं बेटी, धैर्य से काम ले, सब ठीक हो जाएगा, माँ ने समझाने का प्रयास किया। सीमा ने पति का कोरोना टेस्ट कराया। तब तक फैमिली डॉक्टर से पूछकर दवाएं भी देती रही। इस बीच अवनीश की हालत ज्यादा खराब होने लगी तो वह उसे लेकर अस्पताल भागी। 2 अस्पतालों से निराश लौटने के बाद तीसरे में मुश्किल से बेड का इंतजाम हो सका। सास-ससुर और जेठ भी दूसरे शहर में थे, सो मदद के लिए आ नहीं सके। वैसे भी दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था। रिश्तेदार चाह कर भी उसकी मदद करने नहीं आ सकते थे। आस पड़ोस वालों ने कोरोना के डर से दरवाजे बंद कर लिए। तब सीमा ने अपने दोस्तों को फोन लगाया, पर सब ने बहाने बना दिए। अकेली सीमा पति की सेवा में लगी हुई थी। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों और मौत के तांडव के बीच किसी तरह सीमा खुद को बचाते हुए पति के लिए दौड़ भाग करने में लग गई। कभी दवा की पर्ची लेकर भागती तो कभी खाना लेकर, कभी डॉक्टर से गिड़गिड़ाती तो कभी थक-हार कर बैठ जाती। उसे कोरोना वार्ड में जाने की इजाजत नहीं थी। बाहर रिसेप्शन में बैठकर ही पति के ठीक होने की कामना करती रहती। उस पर पति की तबीयत अच्छी होने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। उस दिन भी डॉक्टर ने पर्ची में कई दवाएं जोड़कर लिखी। वह दवाएं लेने गई, मगर जो सबसे जरूरी दवा थी वही नहीं मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका था। अब वह क्या करेगी? बदहवास सी वह अस्पताल के बेंच पर बैठ गई। बगल में ही परेशान सा एक युवक भी बैठा हुआ था। सीमा ने उसकी तरफ मुखातिब होकर पूछा, आप बता सकते हैं यह दवा मुझे कहाँ मिलेगी? मैं खुद यह दवा ढूंढ रहा हूँ, आसपास तो मिली नहीं। मेरे दोस्त ने बताया है कि नोएडा में उसकी शॉप है। उसने कुछ दवाएं स्टॉक करके रखी है, सो वह मुझे दे देगा। अभी जाने की ही सोच रहा था। पर्ची लाइए, मैं अपने साथ आपके लिए भी दवा ले आता हूँ। बहुत मेहरबानी होगी। सुबह से इसके लिए परेशान हो रही थी। पसीना पोंछते हुए सीमा ने कृतज्ञ स्वर में कहा, मेहरबानी की कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। बस इतना शुक्र मनाइए कि दवा वहां मिल जाए, कहकर वह चला गया। करीब 2 से 3 घंटे बाद लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरों के बावजूद खुशी थी। यह लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली, मगर मिल गई, यही बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने की है?
सीमा का चेहरा भी खिल उठा था। अरे नहीं, पैसे की जरूरत नहीं। आप पहले यह दवा खिलाइए मरीज को। उस दिन के बाद से दोनों में बातचीत होने लगी। वह अपने भाई की देखभाल में लगा था और सीमा पति के लिए दौड़ भाग कर रही थी। दोनों का दर्द एक सा ही था। सीमा जब भी व्यथित होती तो उसके कंधों पर सिर रख कर रो लेती। कोई चीज लानी होती तो प्रदीप लेकर आता, सीमा को घर छोड़कर आता। धीरे धीरे तकलीफ के इन दिनों में दो अजनबी एक बंधन में बंधते जा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था जो दोनों के इस बंधन को और मजबूत बना रहा था। एक दिन अवनीश का ऑक्सीजन लेवल काफी घट गया। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। तब प्रदीप ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पूरे दिन कड़ी धूप और गर्मी में लाइन में लगकर आखिर वह ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही लौटा था। उस दिन सीमा ने पूछा था, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना ख्याल रखते हैं, मगर क्यों? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती। फिर बताओ न, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो बोला, पहली बात, हर क्यों का जवाब नहीं होता, और दूसरी बात, हम दोनों हमसफर नहीं हैं। तो क्या हुआ, हमदर्द तो है ना। आपके दर्द को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। आपकी तकलीफ देखकर मुझे दुख होता है। बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहता हूँ। एक अनकहा सा मगर मजबूत साथ महसूस कर वह गमों के बीच भी मुस्करा उठी थी। धीरे धीरे अवनीश की तबीयत और भी बिगड़ गई और उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर्स की भी कमी थी। कई वेंटिलेटर्स खराब हो गए। बदहवास सी सीमा ने प्रदीप को फोन लगाया तो पता चला कि उसके भाई को भी कहीं और शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। आप चिंता न करो सीमा जी, मैं अपने भाई को जिस अस्पताल में लेकर जा रहा हूँ, आपके पति को भी वहीं लेकर चलता हूँ। वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है और डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। प्रदीप ने उसे ढांढस बंधाया और फिर जल्दी ही शिफ्टिंग की सारी व्यवस्था करा दी। शाम में सब निबट गया तो प्रदीप का हाथ पकड़कर रुंधे गले से सीमा इतना ही कह सकी, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं नहीं होता तो कोई और होता। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। ऐसा नहीं है प्रदीप जी, मैंने अपने दोस्तों, पड़ोसियों और परिचितों सबको देख लिया। इस कठिन समय में कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं। केवल आप हैं, जिसे 4 से 6 दिन पहले तक मैं जानती भी नहीं थी। आज लगता है ऐसे आपके बिना रह ही नहीं सकती। उसकी बात सुनकर प्रदीप ने एक अलग ही नजर से सीमा की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा कर चला गया। सीमा के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगी कि प्रदीप का साथ इस परेशानी के समय में भी कितना सुकून दे जाता है। अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों की भागदौड़ और परेशानियों के बीच भी चंद लम्हे वह केवल प्रदीप के बारे में सोचती रह गई। इसी तरह 2 से 3 दिन और गुजरे। अवनीश की हालत काफी गंभीर थी। फिर एक दिन सुबह सुबह सीमा को सूचना मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। एक पल में सीमा को लगा जैसे वह अधूरी रह गई। उसका सब कुछ छिन गया है। प्रदीप ने जितना हो सका उसे धैर्य बंधाया। कोरोना की वजह से वह पति के शव को घर भी नहीं ला सकती थी। लॉकडाउन लगा हुआ था। घर वालों का आना भी कठिन था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि पति को अंतिम विदाई कैसे दे। इस वक्त भी प्रदीप ही उसके काम आया। मुश्किल की इस घड़ी में सबसे पहले उसने सीमा को शांत कराया, फिर उसके पति को शमशान तक ले जाने का सही से इंतजाम कराया। सीमा के साथ वह शमशान तक गया। फिर सीमा को उसके घर छोड़ने आया। सीमा लगातार रो रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। प्रदीप समझ रहा था कि उसकी तबीयत खराब है। वह अकेली है, सो अपने खाने पीने को लेकर लापरवाह रहेगी तो और तबीयत खराब होगी।
तब प्रदीप ने हाथ पैर धोकर और कपड़े बदलकर उसकी रसोई में प्रवेश किया और सबसे पहले चाय बनाई। सीमा के साथ खुद भी बैठकर उसने चाय पी, फिर सीमा को नहाने भेजकर खुद दाल चावल बनाने लगा। सीमा को खाना खिलाकर उसके लिए सब्जी, फल, दूध आदि का इंतजाम कर और सांत्वना देकर वह वापस लौट गया। 2 से 3 दिनों बाद जब सीमा थोड़ी सामान्य हुई और पति की मौत के सदमे से उबरी तो उसे प्रदीप की याद आई। प्रदीप उसके लिए अपनों से बढ़कर बन चुका था, मगर उसे पता नहीं था कि वह कहाँ रहता है, क्या जॉब करता है। बस एक फोन नंबर था। उसने फोन मिलाया तो नंबर बंद आ रहा था। सीमा घबरा उठी। वह प्रदीप से संपर्क करना चाहती थी, मगर ऐसा हो ना सका। 2 से 3 घंटे वह लगातार फोन ट्राई करती रही, मगर फोन बंद ही आ रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। कुछ सोचकर वह उसी अस्पताल में पहुंची जहां उसके पति और प्रदीप का भाई एडमिट थे। वह रिसेप्शन एरिया में घूम घूम कर प्रदीप को खोजने लगी, क्योंकि अक्सर दोनों वहीं बैठे होते थे। फिर वह उसे खोजती हुई कैंटीन में भी गई। हर तरफ चक्कर लगा लिया, मगर प्रदीप कहीं नजर नहीं आ रहा था। थककर वह वापस रिसेप्शन में आकर बैठ गई और सोचने लगी अब क्या करे। तभी उसे वह नर्स नजर आई जिससे सीमा की जान पहचान हो गई थी। सीमा के पति की देखभाल वही नर्स करती थी। सीमा उसे अक्सर अम्मा कहकर पुकारा करती। नर्स ने प्रदीप को भी उसके साथ कई बार देखा हुआ था। सीमा दौड़कर नर्स के पास गई। दुखी स्वर में नर्स ने कहा, सॉरी बेबी, तुम्हारे पति को हम बचा नहीं पाए। जो लिखा था वह हो गया, पर यह बताओ अम्मा, आपको प्रदीप याद है, जो अक्सर मेरे साथ होता था? उसके भाई का इलाज चल रहा था। हाँ बेबी, उसके भाई की भी तो मृत्यु हो गई। वह खुद भी एडमिट है। उसे भी कोरोना है, और जानती हो बेबी, वह तेरे पति वाले बेड पर ही है, बेड नंबर 125। सच अम्मा, आप उसे पहचानती हो ना? हाँ बेबी, पहचानती हूँ। तेरी बहुत हेल्प करता था, पर अब उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं, अकेला है वह। मैं हूँ ना अम्मा। अब उसके लिए किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। मैं उसके अटेंडेंट के रूप में अपना नाम लिखवा देती हूँ। ठीक है बेबी, मैं बताती हूँ तुझे। इसके बाद सीमा पूरे मन से प्रदीप की सेवा में लग गई। उसके लिए घर का खाना, फल, दवाएं वगैरह लेकर आना, उसकी हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, डॉक्टरों से उसकी तबीयत की हर वक्त जानकारी लेते रहना जैसे काम वह पूरे उत्साह से कर रही थी। इस बीच प्रदीप की हालत बिगड़ी और उसे आईसीयू ले जाने की जरूरत पड़ गई। इसके लिए अस्पताल के क्लर्क ने उसके आगे एक फॉर्म बढ़ाया। उसमें मरीज के साथ क्या संबंध है, यह लिखकर हस्ताक्षर करना था। सीमा कुछ पलों के लिए सोचती रही कि वह क्या लिखे। फिर उसने उस खाली जगह पर पत्नी लिखकर साइन कर दिया। क्लर्क को कागज थमाकर वह खुद में ही मुस्करा उठी। 2 से 3 दिन आईसीयू में रहकर प्रदीप की हालत में सुधार शुरू हुआ और उसे कोविड वार्ड में वापस शिफ्ट कर दिया गया। 7 से 8 दिनों तक लगातार सुधार होने और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इतने दिनों तक सीमा ने भी अपना खाना पीना और नींद भूलकर दिनरात प्रदीप की सेवा की थी। डिस्चार्ज वाले दिन वह बहुत खुश थी। उसने सीधा अपने घर के लिए कैब बुक किया और प्रदीप को अपने घर ले आई। प्रदीप ने टोका तो सीमा ने थोड़े शरारती अंदाज में जवाब दिया, मैंने फॉर्म में एक जगह यह लिखकर साइन किया है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इसलिए अब मेरा और तुम्हारा घर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही होगा। मगर सीमा, लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है प्रदीप, जब मुझे जरूरत थी तो क्या लोग मेरी मदद के लिए आगे आए थे? नहीं ना। उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया, अब मेरी बारी है। इसमें गलत क्या है? तुम थोड़े ठीक हो जाओ फिर सोचेंगे कि क्या करना है।
सीमा ने अपना फैसला सुना दिया। करीब 10 दिन सीमा ने जी भर कर प्रदीप का ख्याल रखा। हर तरह से उसकी सेहत पहले की तरह बनाने और खुश रखने का प्रयास करती रही। सीमा एक संयुक्त परिवार से संबंध रखती थी। ससुराल में धन संपत्ति की कमी नहीं थी। यह घर भी पति के बाद उसके नाम हो चुका था। पति ने उसके लिए काफी संपत्ति और गहने भी छोड़े थे। बस एक हमसफर की कमी थी जिसे प्रदीप पूरा कर सकता था। उस दिन शाम में सीमा ने प्रदीप के हाथों को थाम कर कहा, जो बात मैंने अनजाने ही उस फॉर्म में लिखा, क्या हम उसे हकीकत का रूप नहीं दे सकते? क्या मैं तुम्हें अपने हमदर्द के साथ साथ एक हमसफर के रूप में भी स्वीकार हूँ? तो वो बोला, मुझे लगता है सीमा की अब यह बात कहना फजूल है। मतलब यह कि तुम ऑलरेडी मेरी हमदर्द और हमसफर बन चुकी हो। हम हमेशा साथ रहेंगे। तुमसे बढ़कर कोई और मेरा ख्याल नहीं रख सकता, कहकर प्रदीप ने संस्कृति को गले से लगा लिया। धन्यवाद।